हेलो दोस्तों, एक्समो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। मैंने 2 वीडियो डाली है इसमें एक्समो के बारे में। पहले तो जो अपना कॉमन जानकारी थी, सामान्य जानकारी थी वो थी। दूसरे में हमने इसके निवास के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसका एक्समो जनजाति का। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इसकी आर्थिक क्रियाकलाप। प्रश्न यही पूछा जाता है मोस्टली कि एक्समो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक क्रियाकलाप कौन से हैं? नेक्स्ट टॉपिक एक्समो का वो होता है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप, देखो आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। और आर्थिक क्रियाकलाप में जो पहला पॉइंट होता है वो होता है आर्थिक। क्या है आर्थिक क्रियाकलाप में? पहला जो होगा वो होगा आर्थिक। देखो आर्थिक जो एक्समो जनजाति है, एक्समो जनजाति का जो जीवन यापन करने का जो एकमात्र साधन है, एक्समो जनजाति का जो जीवन यापन करने का एकमात्र साधन वो होता है शिकार या आर्थिक। शिकार क्या है? आर्थिक। जो एक्समो जनजाति है आर्थिक करके शिकार करके जो प्राणी यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको शिकार करने के बाद उन्हें कच्चे भोजन को प्राप्त कर लेता है और अपनी भूख को मिटा लेता है। तो जो आखिर या शिकार करना यहाँ की जीव को पाने का एकमात्र साधन होता है। यहाँ जो आखिर होती है शिकार करते आखिर करते हैं वो 2 प्रकार से करते हैं, अलग अलग होती है। एक होती है, देखो 2 प्रकार की आखिर होती है। एक होती है शीतकालीन आखिर, शीतकालीन आखिर, और दूसरी होती है बसंतकालीन आखिर। आखिर की 2 प्रकार होती है, शीतकालीन आखिर और होती है बसंतकालीन आखिर। देखो शीतकालीन जो आखिर है, शीतकालीन आखिर की 2 प्रकार होती है। देखो दोबारा से, जो शीतकालीन आखिर होती है इनकी 2 विधि है। एक होती है माओपाक, एक होती है माओपाक और दूसरी होती है एतुरपाक। कौन सी? एतुरपाक। दोबारा से देखें, जो शीतकालीन आखिर है इसे भी 2 प्रकार की विधियों से किया जाता है। एक होती है माओपाक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। क्या होता है? प्रतीक्षा करना। वहीं दूसरी है उसको बोलते हैं एतुरपाक। अंत में जो बसंतकालीन जो आखिर आती है इसे इसका एक ही प्रकार होता है, इसकी एक ही विधि होती है, उसका नाम होता है ऋतु। क्या नाम होता है इसका? ऋतु। तो इनके बारे में थोड़ा सा अलग अलग अध्ययन करेंगे। देखो क्या होता है। देखो अब माओपाक देखिए। माओपाक में क्या होता है कि एक्समो जनजाति का जो जनजाति के लोग होते हैं, तो हमने पहले बताया था कि जो एक्समो जनजाति का क्षेत्र है ध्रुवीय प्रदेश है, तो बर्फ जमी होती है। एक क्षेत्र होता है बर्फ जमी होती है, पानी वाला क्षेत्र बर्फ होगी, और ये क्या करते हैं बर्फ में एक छेद करते हैं। बर्फ में क्या करते हैं? छेद। और उस छेद के ऊपर क्या करते हैं? एक हड्डी लगा देते हैं। मांस वाली जो हड्डी होती है वो हड्डी लटका देंगे, ऐसे यहाँ हड्डी लटका देंगे। अब क्या होता है कि जो मछली होती है, मछलियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की पाई जाती है। ध्यान दें, देखो व्हेल मछली, सील मछली और तीसरी होती है सी लॉयन। सी लॉयन जिसे हम वाल्टर्स में कह देते हैं। सी लॉयन मछली से क्या बोल देते हैं? वाल्टर्स बोल देते हैं। ये मछली होती है प्रमुख मछली। तो ये मछली होती है, तो यहाँ हड्डी लटका देते हैं हम बर्फ में छेद करके, तो मछली उस हड्डी को खाने के लिए आती है। और एक्समो जनजाति का जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? हम भाला लेकर के, भाला होता है जो पास में, जिसे हम बोलते हैं हार्पून। क्या बोलते हैं उसे? हार्पून। एक भाला होता है हार्पून, और ये हार्पून को लेकर के तैयार रहते हैं। जैसे हड्डी हिलती है, हड्डी हिलने का संकेत क्या होता है कि मछली खा रही है, और ऊपर से भाले से क्या करते हैं? उस पर अटैक करते हैं और मछली को मार देते हैं। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने हड्डी लटकाई, जो छेद पर हड्डी लटकाई थी, और तब तक इंतजार किया जब तक मछली ने आगे से खाया नहीं। क्यों? खाएगी तब तो लेगी, खाने आएगी तब तो लेगी ना।
अब इन्होंने क्या किया था, मछली छेद करके लटकाने से लेकर मछली तब तक आती तब तक का इंतजार किया। तो इसी वीडियो को कहते हैं माउपाक। मैंने कहा था माउपाक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रतीक्षा करना। इन्होंने प्रतीक्षा की कि मछली कब आए और कब आकर के इसे हड्डी को खाएगी। तो इसी का शाब्दिक अर्थ हो गया था प्रतीक्षा करना। मैं लिख देता हूँ शाब्दिक अर्थ लिख रहा हूँ साइड में, इसके शाब्दिक अर्थ ध्यान दें। माउपाक का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। जैसे अभी हमें बताया था कि मछली आएगी और हड्डी को खाएगी। जब हड्डी खाएगी तो हड्डी हिलेगी तो इसके ऊपर से किसका आक्रमण होगा, हार्पून से, जो भाला है, और हार्पून से जैसे अटैक होगा मछली को मार लेंगे। तो माउपाक का शाब्दिक अर्थ हो गया प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना एक तो ये भी होगी माउपाक विधि, समझ में आ गई होगी। छेद करेंगे, एक हड्डी लटकाएंगे, जैसे मछली हड्डी को खाने आएगी हड्डी हिलेगी तो हम क्या करेंगे, भाले से आक्रमण करेंगे और भाले से आक्रमण करके मछली को मार देंगे। और ये क्या है, माउपाक अर्थात शाब्दिक अर्थ प्रतीक्षा करना। अब आता है इतुरपाक। देखो इतुरपाक में क्या होता है, जैसे हमने कहा था यहाँ पहले माउपाक में एक छेद किया था, इतुरपाक में 2 छेद करते हैं, बिल्कुल पास में ही 2 छेद करते हैं। तो एक छेद में क्या होगा कि एक व्यक्ति दाना लेकर बैठेगा, यहाँ एक व्यक्ति क्या होगा दाना लेकर बैठेगा और दूसरे से क्या करेगा व्यक्ति, भाला लेकर बैठेगा। छेद 2 होंगे। जैसे माउपाक में पहले एक छेद था, हड्डी लग गई थी, लेकिन इतुरपाक में 2 छेद करते हैं। एक छेद से तो हम दाना गिर करके मछली को बुलाएंगे और दूसरे छेद से हम हार्पून से अटैक करेंगे। क्लियर है। इतुरपाक में अलग विधि है। इतुरपाक में बर्फ में 2 छेद किए जाते हैं, जहां एक छेद से दाना डाल करके मछली को बुलाया जाता है, वहीं दूसरे छेद से मछली पर भाले से अटैक किया जाता है, भाले से आक्रमण करके मछली को मार दिया जाता है। उस विधि को कहते हैं इतुरपाक। क्लियर है दोनों। दोबारा से एक बार सुने विधि, इसका थोड़ा सा भाषण बता रहा हूँ, ध्यान दें। इतुरपाक विधि के अंतर्गत बर्फ में 2 छेद किए जाते हैं, एक छेद से एक व्यक्ति दाना डाल करके मछलियों को बनाता है, वहीं दूसरे छेद पर एक व्यक्ति भाला लेकर के तैयार रहता है। जैसे ही मछली दाना खाने आती है, दूसरा व्यक्ति इशारा पाते ही भाले से अटैक करता है और मछली को मार लेता है। इस विधि को हम इतुरपाक कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट उतूप। बसंतकालीन, देखो ये शीतकालीन विधि तो दोनों हो गई क्लियर, माउपाक उतुरपाक। थोड़ा सा ध्यान दें, जो ये मछली होती है सी लाइन, व्हेल और वाल्रस सीलन, ये मछली क्या होती है, इन मछलियों को एक्समो जनजाति के लोग सिर्फ खाने के उनको प्रयोग में लेते हैं। इन मछलियों से निकलने वाली जो खाल होती है उससे वस्त्र बनाते हैं, चर्बी को जलाने के काम में लेते हैं, और यहाँ से जो हड्डियाँ निकलती हैं उन हड्डियों से अपने चश्मे और साथ ही साथ अपने सामान के जो औजार कह सकते हैं, अपने जो औजार होते हैं औजार बनाते हैं और इनसे अपनी गाड़ियों का निर्माण भी करते हैं। और साथ ही साथ जो कर्मक होता है, जो मकान होता है, मकान में भी इनके हड्डियों को प्रयोग में लिया जाता है। अब नेक्स्ट जो बसंतकालीन आखिरी काटे से उत्तोप होते हैं, उत्तोप में क्या होता है, जैसे बसंत काल में बर्फ पिघल जाती है, थोड़ा सा बर्फ का पिघलने के बाद में पानी हो जाता है, तो उस समय ये जो व्यक्ति होते हैं एक्समो एक नाव लेकर जाते हैं और नाव ले जाकर के इनके पास में भाला होता है, जिसे हार्पून बोला था, जिसकी लंबाई लगभग में 1.5 मीटर, लगभग में 1.5 मीटर होती है, जिसके ऊपर एक रस्सा बना होता है। इनके साथ में इनके पालतू कुत्ते होते हैं, जिन्हें बोला था मैंने कैरबाउ या रेंडियर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, रेंडियर या कैरबाउ जो कुत्ते होते हैं ये पालतू होते हैं। और जब ये अपनी नाव को लेकर के पानी में जाते हैं तो मछलियां सांस लेने के लिए पानी को ऊपर आती है, पानी के जैसे ऊपर आती है तो ये अपना भाला फेंक के मारते हैं मछली में और उसका शिकार कर लेते हैं। तो इस विधि को लगा था उतूप। दोबारा से सुने, ये व्यक्ति होते हैं बसंत काल में पानी के पिघल जाने पर पानी में अपनी नाव को लेकर के जाते हैं और वहां काफी देर इंतजार करते हैं। जैसे ही मछली सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आती है तो ऊपर आते ही ये अपने हार्पून जो भाला होता है उसे फेंक करके मछली का शिकार कर लेते हैं और उसे आसानी से अपने पास निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार की विधि को उन्होंने तो कहा था। तो पहला हो गया था, आपकी हो गई थी क्लियर। अब नेक्स्ट आता है
भूजल देखें, भूजल में मैंने पहले कहा था कि इनके जो एक्समो जनजाति होते हैं कि जीवन यापन करने का एकमात्र साधन होता है वो होता है आके या शिकार। यहाँ पे उन्होंने रखे कि ये मछलियों का आके किया था। दूसरा भोजन में क्या होता है, एक्समो जनजाति के लोग मछलियों के अलावा वहाँ पाए जाने वाले या ऐसे कह सकते हैं स्थानीय जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका आकेट कर अपना भोजन बनाते हैं। जैसे खरगोश है, दूसरा कस्तूरी मृग है, यहाँ जो भालू पाए जाते हैं समुद्री ध्रुवीय भालू जिसे समूर कहा जाता है, भालू हैं, इनको ये बारहसिंगा कैरगो होता है, बारहसिंगा, इनको ये क्या करते हैं भाले की मदद से या छोटे जानवरों को जो छोटे जीव होते हैं डंडे लाठी के माध्यम से और धनुष बाण के माध्यम से मारते हैं और इन्हें अपना भोजन बनाते हैं। दोबारा से सुने, स्थानीय पशु या जीव जंतु उनको ये शिकार के माध्यम से, चाहे वो डंडे लाठी से करते हो शिकार, छोटे पशुओं का मुख्य रूप से ऐसे करते हैं भाले से, और बड़े पशुओं का ये शिकार धनुष बाण के माध्यम से करके अपना भोजन के रूप में उन्हें प्रयोग में लेते हैं, भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसका वो आता है वस्त्र। ध्यान दें, वस्त्र जो एक्समो जनजाति के लोग होते हैं ये जो अपने वस्त्र बनाते हैं, ये वस्त्र बनाते हैं कैरगो के माध्यम से, कैरगो की खाल से। एक्समो जनजाति लोग वस्त्र किससे बनाते हैं, कैरगो की खाल से। देखो कैरगो क्या होता है, जैसे हम कैरगो को अपने यहाँ इसे जानते हैं बारहसिंगा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, बारहसिंगा, वहां से बोलते हैं कैरगो। देखो कैरगो की खाल होती है वो हल्की होती है और कैसे होती है, जिससे अधिक हल्की होने के कारण आसानी से बनाया जा सकता है। दूसरा इसमें जो गर्माई होती है, जो गर्मी होती है वो अधिक होती है। तो कैरगो की खाल से ये एक जर्सीनुमा पूरी बांह का एक वस्त्र बनाते हैं जिसे बोलते हैं तिमिया। क्या कहते हैं इसे, तिमिया। तो आज से ध्यान दें, वस्त्र में एक्समो जनजाति में पाए जाने वाले पुरुष व महिलाओं के प्राय वस्त्र एक समान होते हैं। पुरुष व महिलाओं के वस्त्रों होंगे कैसे होंगे, एक समान। और इनके जो वस्त्र होते हैं वो है मुख्य रूप से कैरगो जो बारहसिंगा है उसकी खाल से बनाए जाते हैं। जो जर्सीनुमा या ऐसे कह सकते हैं पूरे बाह वाले जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं ये तिमिया। क्या कहते हैं, तिमिया। और तिमिया के ऊपर जो एक कोटी पहनते हैं अलग से उसे बोलते हैं अनुहा। क्या कहते हैं, अनुहा। ध्यान दें, जो बाहदार होते हैं पूरे बाह के, जो बाहदार या ऐसे कह सकते हैं जर्सीनुमा, क्वेश्चन में देता हूं जर्सीनुमा, जिसकी पूरी बाह होती है जर्सीनुमा, जो वस्त्र होता है उसे बोलते हैं ये तिमिया। वस्त्रनुमा होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तिमिया। दूसरा ध्यान दें, तिमिया के जो ऊपर पहनते हैं, तिमिया के ऊपर जो पहनने वाला वस्त्र होता है उसे बोलते हैं अनुहा। तिमिया के ऊपर पहने जाने वस्त्र, ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहते हैं उसे, अनुहा। क्या कहेंगे इसे, अनुहा। क्लियर है, ये तो हो गए थे इनके बस। अब रह जाते हैं लास्ट में आगे के जूते। इन यहां से साफ कर देता हूं। देखें, जो जूते होते हैं वो
वो सील मछली के जो खाल होती है, सील मछली की खाल, उस खाल से बनाए जाते हैं जूते। और जूतों को बोला जाता है, दोबारा से सुने, यहाँ जो जूते होते हैं, जूते सील मछली की खाल से बनाए जाते हैं। इन जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कार्मिक या मुकलुक्स। नाम होते हैं जूतों के, नाम मैं देता हूँ, जूतों का नाम है कार्मिक, कार्मिक या दूसरा क्या होता है इसका? मुकलुक्स। क्या नाम होता है इसका? मुकलुक्स, सॉरी, मुकलुक्स, ये नाम होते हैं। सील मछली की खाल से बनाए कार्मिक या मुकलुक्स इसके नाम होते हैं, जूते का नाम होता है। तो इस प्रकार से होते हैं, वस्त्र पाए जाते हैं। दोबारा से एक बार मैं बोल रहा हूँ, पूरी लैंग्वेज सुने कि एस्किमो जनजाति में पाए जाने वाले पुरुष व महिलाएं प्राय या समान, एक समान कपड़े पहनते हैं, जो पूरी बाह या जर्सीनुमा जो कपड़ा होता है, पूरी बांधा, उसे ये तमियाक बोलते हैं। और तमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अनुभव कहते हैं। और इनके द्वारा जो पहने वाला जो जूता पहना जाता है वह प्राय सील मछली की खाल से बनाया जाता है। और इस जूते को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से इनके वस्त्र पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्रैंडवास। ग्रैंडवास देखिएगा, ग्रह देंगे। देखो, शीतकाल में बर्फ में जो मकान बनाते हैं, शीतकाल में क्या करते हैं, बर्फ के नीचे अपना मकान बनाते हैं और उस मकान को इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इग्लू। बर्फ के अंदर बनाए जाने वाले मकान को क्या बोलते हैं? इसे इग्लू। क्लियर है? बर्फ के अंदर बनाए जाने वाले बोलेंगे इग्लू। इग्लू होता है बर्फ के अंदर होता है और बर्फ में ठंड होती है, तो इसलिए क्या करते हैं कि बर्फ के चारों ओर कैरगो व सीलैंड वेल और जो अपनी नेक्स्ट मछली थी वालरस कह सकते हैं उसे, उस मछली की खाल को लगा देते चारों तरफ। और उसके अंदर जो मछलियों की जो चर्बी होती है उस चर्बी को जला के रखते हैं, जिससे उजाला भी होता है और उस जलने से क्या होती है, वहाँ गर्माई मिलती है। तो उसे हम इग्लू कहते हैं। यह इग्लू के अलावा बसंत काल में क्या करते हैं, ये कुछ मकान 2-3 फीट नीचे और 4-5 फीट ऊपर दिखाई देने वाले कुछ ऐसे मकान होते हैं जिन्हें ये बोलते हैं कर्मक। क्या कहते हैं इसे? कर्मक। ध्यान दोबारा से सुने। जैसे इनके कुछ मकान ऐसे होते हैं जो 4-5 फीट या 5 से 6 फीट गहरे होते हैं, 2-3 फीट ऊपर, कुछ भूमध्यरेखा ऊपर दिखाई देते हैं और कुछ होते हैं गहरे। ऐसे माना जाता है कि इनकी जो भूमिगत होती है लगभग में 5 से 6 फीट नीचे और धरातल के ऊपर 2 से 3 फीट ऊपर दिखाई देते हैं। यह प्राय बारहसिंगा और जितनी मछलियां हैं, भालू हैं, यहाँ पाए जाने वाले स्थानीय जानवर हैं, उनकी हड्डियों व उनकी खालों से कुछ तंबूनुमा मकान होते हैं जिन्हें हम कर्मक कहते हैं। तो इस प्रकार से जो निवास गृह हैं दो प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे इग्लू और कर्मक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ की समाज व संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में यह वीडियो समझ में आसानी से आया होगा और पुनः एक बार और देखें जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो जाने से पहले मैं आपको तो औजारों के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत से औजारों को क्यों मिल जाता है। जो उपकरण होते हैं, देखो उपकरण कौन से उपकरण उपयोग में लेते हैं। उपकरण देखिए, देखो पहला उपकरण कयाक, दूसरा उमियाक,
तीसरा होता है इसका हार्पून। देखो इनके बारे में देखते हैं। कयाक होती है प्राय, कैसे देख लेना है, जो बसंत काल में जो छोटी नाव होती है जिसे उपयोग में लेते हैं आके करने के लिए उत्तोक कहते हैं, छोटी नाव को कहते हैं कयाक, और वहीं बड़ी नाव होती है उसे बोलते हैं उमियाक। छोटी नाव कयाक कहलाती है, बड़ी नाव क्या कहलाती है उमियाक, बड़ी नाव क्या कहलाती है उमियाक। और हार्पून क्या होता है, जो हार्पून होता है जो भाला जिसे फेंक करके या अपनी शिकार करते हैं उसे बोलते हैं हार्पून, भाला होता है उसे बोलते हैं हार्पून। और अंत में रहती है एक और, उसे बोलते हैं स्लेज। ध्यान दें, स्लेज क्या होती है, सील मछली की हड्डियों से बनी एक गाड़ी होती है जिसे कुत्ते खींचते हैं, जिन्हें बोलते हैं रेंडियर, कुत्तों बोलते हैं रेंडियर, और वहाँ की भाषा में बोले तो उसे रेंडियर के अलावा कैरिबाउ भी बोलते हैं, कैरिबाउ या रेंडियर। रेंडियर या कैरिबाउ के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी को स्लेज कहा जाता है। यह गाड़ी पूर्ण रूप से सील मछली की हड्डियों व खाल से निर्मित होती है। यह स्थानीय जो पशु पाले जाते हैं, स्थानीय पशुओं की हड्डियों से बनी या निर्मित गाड़ी को स्लेज के नाम से आता है, जिन्हें रेंडियर या कैरिबाउ या कुत्ते के द्वारा खींचा जाता है। तो ये यहाँ के उपकरण थे। अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेगा यहाँ की संस्कृति के बारे में। धन्यवाद।